आज का टॉपिक्स है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। और ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले वीडियो पे जो है पॉवर्टी का टाइप्स, कितने टाइप के पॉवर्टी होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी को उन्होंने कंप्लीट कर चुका था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी को किस तरह से मेज़र किया जाए। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक, तो ओवरऑल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल फ्रॉम द NSSO। जो पॉवर्टी जो एस्टिमेट किया जाता है तो कुछ डाटा पे, ठीक है, और ये डाटा कौन रिलीज़ करता है? NSSO। मतलब NSSO के पास जो है डाटा अवेलेबल होता है। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। और ये डाटा जो है किस बेसिस पे बनता है? ये बनता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे। ठीक है, ऑल हाउस होल्ड जो है हमारे देश के अंदर कितना उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, वेर पॉवर्टी जो है डिफाइन किया जाता है कुछ एक पॉवर्टी लाइन पे। ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे जो है कि एक जो है लाइन, मतलब एक मिनिमम जो है इनकम होनी चाहिए। ठीक है, विद लेवल ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स, जो कि बेस्ड है एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की। ये जो लाइन है ये जो है एक मिनिमम, ठीक है, जो कि सस्टेन जो हो लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जो ये एक मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है जो कि कंसिडर्ड किया जाता है मिनिमम नेसेसिटीज़ फॉर लिविंग, कि भाई इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन जो है बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितने लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइंग द मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन्स। मतलब कि परचेजिंग पावर को, अगर लोगों के पास इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो परचेजिंग पावर उसका गुड रहेगा, मतलब उसकी सिचुएशन ठीक रहेगी। अगर इनकम ही नहीं रहेगा तो फिर परचेजिंग पावर तो फिर होगा ही नहीं। तो एक परचेजिंग पावर को जो हमारा पॉवर्टी लाइन इंडिकेट करता है, जो कि उसके लाइफ में जो भी बेसिक नीड है उसको सेटिस्फाइड कर सके। द लाइन डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू टू ग्रुप्स। और ये जो लाइन है पॉवर्टी लाइन, ये दो भाग में जो है बटा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं APL और दूसरे को बोलते हैं BPL। ठीक है, APL और BPL ग्रुप्स। कुछ कमेटी ने जो है कंस्टिट्यूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो कुछ कमेटी जो है सेटअप किया गया पॉवर्टी को मेजर्स करने के लिए। सबसे पहला जो कमेटी था 1977 पे डॉक्टर YK लग, फिर उसके 1989 में जो है DT लकड़वाला आता है, फिर 2005 में जो है तेंदुलकर कमेटी, फिर NC सक्सेना 2008 में, 2010 में जो है HR असीम, फिर 2012 में जो कि डॉक्टर C रंगराजन से रहता है। अगर हम तेंदुलकर कमेटी का अगर रिपोर्ट को अगर देखा जाए, इट वाज सेटअप इन मार्च 2009, जो कि मार्च 2009 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिटेड किया था दिसंबर 2009 में। मार्च में सेटअप हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब किया? 2010 में, सॉरी आए थे, हाँ 2009 के दिसंबर मंथ पे उन्होंने ये किया। कमिटी मूव्ड अवे फ्रॉम जस्ट कैलोरी क्राइटेरिया टू अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी दैट आल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथिंग और फूड। इन्होंने क्या किया, कमेटी ने जो है मूव अवे फ्रॉम जस्ट कैलोरी, जो भी कैलोरी इंटेक, जो पिछले वाला जो मेजरमेंट था कैलोरी इंटेक पे था कि इतनी कैलोरी होनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने कैलोरी इंटेक को हटा के जो पॉवर्टी लाइन जो कि एक्सपेंडिचर्स पे बेस्ड था, उन्होंने इन सब चीज़ों को भी जो है जोड़ा। हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशंस को भी जो है बेसिक नीड में जोड़ा, क्लोथ को भी जो है बेसिक नीड में जोड़ा और फूड को भी जो है बेसिक नीड पे जोड़ा। और ये कमेटी जो है उन्होंने एक यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड टू बिलो पॉवर्टी लाइन डाटा, उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड से। ठीक, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2014, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2014, द नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011-12 आफ्टर एडजस्टिंग इट टू इंडियन करेंसी विथ PPP, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन फैक्टर $1.98 पर डे। तो वर्ल्ड बैंक ने भी जो है पॉवर्टी को, कुछ पॉवर्टी लाइन को जो है डिफाइन किया गया कि लोगों को जो है कम से कम पर डे $1.94 की जो है इनकम होनी चाहिए। अगर नहीं इनकम है तो भाई वो गरीब है, पॉवर्टी है। तो इंडिया विथ 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशंस हैड 20.6% शेयर ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट इन इंडिया, जो कि 17.5%
का जो है एक डाटा है, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है, और जो कि पूरे वर्ल्ड का जो है 20.6% है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2014। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट जो है बेसिकली आपको मेजर्स करता है इनइक्वालिटी अमंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, कितने लेवल ऑफ इनकम, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पे जो है इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नेशन पे या फिर विद इन स्टेट पे या विद इन डिस्ट्रिक्ट्स पे। ठीक है, तो बेसिकली एक मेजर्स करता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस इनइक्वालिटी को मेजर्स करता है अमॉन्ग द पर्सन्स के बीच हो या फिर स्टेट के बीच हो या फिर नेशंस के बीच हो। ठीक है, किस बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। दैट इज द वर्क ऑफ गिनी कोफिशिएंट। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ। और बेसिकली एक मेजर्स करता है कि इनइक्वालिटी जो है इनकम पे जो है इनइक्वालिटी कितना है नेशंस के अंदर, या फिर वेल्थ पे, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है किसी के पास कम वेल्थ है। तो यही गिनी कोफिशिएंट जो है इसको मेजर्स करता है कि भाई इनइक्वालिटी हमारे नेशंस पे कितनी है। जीरो वैल्यू एक्सप्लेस परफेक्टली इक्वालिटी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 का मतलब है कि इक्वालिटी है, मतलब हर किसी के पास जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ है और इनकम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो 0 जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन बट हम 0 के लिए ट्राई कर सकते हैं। गिनी कोफिशिएंट इज़ यूजली डिफाइंड मैथमेटिकली, जो कि बेस्ड ऑन लॉरेंज कर्व्स, जो कि गिनी कोफिशिएंट जो है मैथमेटिकली इसको ड्राइव किया गया हुआ और ये बेस्ड है लॉरेंज कर्व पे। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व भी जो है यही बताता है कि पूरे नेशंस पे जो है हमारा जो रिसोर्सेस है, जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो प्रॉपर वे मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों पे। तो विच अपलॉड द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विद द पॉपुलेशन अगेंस्ट द टोटल पॉपुलेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट जो टर्म्स है सबको ही इस टर्म से फैमिलियर है, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में क्या काफ़ी अनएम्प्लॉयड पर्सनस है। तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, employment refer to a situations when a labor does not obtain employment opportunity despite his willingness to work at an existing wage rate। ठीक है, इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को जो है डिफाइन किया गया कुछ इस तरह से कि कोई भी लेबरर, ठीक है, लेबरर जो है काम करने के लिए इच्छुक है, मतलब वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो उस पर्सन्स को बोला जाएगा कि ये पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड है। फिर से एक बार, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हम उसको बोलेंगे कि जितने भी हमारे जो लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स जो वर्क को खोज रहा है कि हमको वर्क मिल जाए, जो भी वो एग्जिस्टिंग वेज रेट दे, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो उन सिचुएशंस पे हम लोग बोलेंगे कि वो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमी वेयर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। और इंडिया जो एक अंडर डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है या फिर जो टर्म्स है या फिर जो डिफिनीशंस है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो काफ़ी ही डिफरेंट है डेवलप्ड नेशन से। क्योंकि इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इन इंडिया जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल्स एक्टिवली लुकिंग फॉर ए जॉब्स एज अ परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स हम लोग उसी को बोलेंगे कि जो भाई काम को खोज रहा है, ठीक है, काम को खोज रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, as per as the Ministry of Labour and Employment, unemployment rate for the year 2014 is 4.9%। अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था 2014 में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारे नेशंस पे 4.90% है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप्स के जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। पहला टाइप जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड फॉर द लेबरर फॉल शॉर्ट टू अ सप्लाई ऑफ लेबर ड्यू टू अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशंस एंड देयर इमोबिलिटी। जैसे कि हमारे नेशंस पे, जैसे इंडिया क्या है, एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वर्ल्ड, पूरे इंडिया में जो है, पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का सेकेंड स्थान आता है पॉपुलेशंस के मामले में। और जब पॉपुलेशंस बढ़ेगी
तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लेबर फोर्स की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, और लेबर फोर्स की संख्या बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जब नेशंस पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब दूसरा आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट रिफर टू ए स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन मोर देन आर रियली नीडेड। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होगी कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि एक सपोज कि एक फील्ड है, ठीक है, इस सपोज कीजिए कि 1 हेक्टेयर का एक फील्ड है, ठीक है, और इसमें जो है वीट लगाया जाता है, और यहाँ पे 10 लेबरर जो है काम कर रहा है, और 10 लेबर जो है सपोज कीजिए कि 10 क्विंटल्स का जो है वीट को प्रोड्यूस किया। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर जो है 5 लेबर और जुट जाता है इस फील्ड में, 1 हेक्टेयर फील्ड में। फिर वीट का जो है प्रोडक्शन 10 ही क्विंटल हुआ। ठीक है, क्योंकि लेबर ऐड हो जाने से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, तो 5 लेबर ऐड हो गया, फिर भी जो है 15 लेबर ऐड हो गया, टोटल मेरे पास 15 हो गया, पहले 10 था तो 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करता था, अब 5 ऐड हो गया, फिर भी 10 क्विंटल ये राइस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शंस पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 से जो 15 हो गया, ये जो 5 जो एडिशंस हुआ, 5 जो बढ़ा, तो ये 5 बढ़ने के कारण से हमारी प्रोडक्शंस पे कोई असर नहीं हुआ। तो इस 5 आदमी को हम लोग बोला जाएगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एक छुपा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कि हाँ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। बेसिकली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो है फील्ड वर्क्स होता है। ठीक है, तो ये जो 5 पर्सन्स है, ये 5 पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे कि ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फेस टू फेस आप उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो सीजन्स के चेंज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इट रिफर टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर्स एट अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, साल में कुछ मंथ ऐसे होंगे जो कि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, तो उसके वजह से, सीजन्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द पीरियड ऑफ सच अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होता है सीजन्स की वजह से, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, और एक डिपेंडिंग है मेथड ऑफ फार्मिंग पे, आप किस मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ सोइल क्या है, टाइप क्या है, नंबर ऑफ क्रॉप्स क्या। ठीक है, सिंपली जो है सीजन्स की वजह से, जैसे कोई भी फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स अगर कोई भी फसल अगर लगाता है, ठीक है, तो उस डिपेंड करता है कि भाई फार्मिंग मेथड क्या है, सोइल की टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप जो है कौन से क्रॉप को लगा रहा है। ठीक है, तो क्रॉप अगर वो 6 मंथ के लिए अगर लगा रहा है तो इन 6 मंथ के बाद जो है क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयड हो जाता है। उसके बाद आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक फिनोमिनन इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल्स टू गेट वर्क्स। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको बोलते हैं कि कोई भी पर्सन्स, ठीक है, कोई भी पर्सन्स जो कि उस काम को करने के लिए एबल है, विलिंग है उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे, लेकिन उसको काम ही नहीं दे रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है उसको, तो उस सिचुएशंस पे जो हम लोग बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली जो है एडुकेशन जो एडुकेशन से रिलेटेड है ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, educated persons. It is also called a open unemployment because such unemployment can be seen and corrected in terms of number of unemployed peoples. Okay, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इट रिफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग इलिटरेट पे खास करके जो है इस अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होता है।
who wish to work in the industrial establishment. The slow pace of industrialization is unable to generate a sufficient employment opportunities. As a result, there is a huge industrial unemployment in the country. Industrial unemployment का मतलब हो गया कि अगर हमारे नेशंस पे सफिशिएंट अमाउंट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट अगर ना हो, अगर सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा है और जो हमारी इंडस्ट्रियल रेट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट है वो स्लो है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट फॉर्मेशन जो है वो स्लो है और हमारा जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा है, तो स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो है हर लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट हमारा स्लो है। तो इन वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कि इट रिफर्स टू अ टेम्प्रोरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक टेम्प्रोरी अनएम्प्लॉयमेंट है विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर द वर्कर्स लीव वन जॉब्स एंड ज्वाइन द अदर्स जॉब। कोई भी पर्सन जो है एक जॉब को छोड़ दिया, दूसरे जॉब्स के तलाश में है, तो इस जो बीच का जो टाइम पीरियड है, इस बीच का टाइम पीरियड को हम लोग बोला था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द डाउन स्विंग एंड डिप्रेशंस एंड द डिप्रेशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो हमारी इकोनॉमिक है, जब रिसेशन डिप्रेसिएशंस जब होती है तो उनकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो नेशनल सैंपल सर्वे NSSO जो है कंडक्ट करता है मोर डिटेल सैंपल सर्वे एवरी 5 years। हर 5 साल में जो है NSSO जो है इस डाटा को रिलीज करता है ऑन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, दोनों पे निकालता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे। इट यूज 3 डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, उन्होंने 3 डिफरेंट टेस्ट फॉर मेजरिंग, 3 टेस्ट के बेसिस पे जो है इन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को जो है निकालता है। एक होता है यूजुअल स्टेटस, दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस, तीसरा होता है करंट डेली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस कॉन्सेप्ट जो है विच इज़ रेफरेंस पीरियड ऑफ 1 year, जो कि 1 year का रेफरेंस पीरियड लिया जाता है और क्लासीफाइज अ पर्सन्स वाज अनएम्प्लॉयड इफ शी वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है but was available for works for most or all of the time period of 1 year, ठीक है, but was available for works for most or all of the period of 1 year। और दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस और तीसरा होता है डेली स्टेटस। तो ये 3 जो है बेसिस पे जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर्स किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि मनी और बैंकिंग से रिलेटेड कि मनी क्या है और बैंकिंग किस तरह से हमारे नेशंस पे रेगुलेट होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।